ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने लेक्चर नंबर 3। चैप्टर का नाम है बेटे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। धीरे धीरे हम अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहे हैं और कुछ नए नए कंसेप्ट सीखते जा रहे हैं बेटे। द लॉजिक इज, द पॉइंट इज दैट यू शुड नो द लॉजिक, व्हाई वी प्रिपेयर इट एंड हाउ वी प्रिपेयर कंसोलिडेटेड एसओएफपी। इसीलिए मेहनत कर रहा हूं, नहीं तो बेटा स्टेप्स लिखवाने होते तो लिखवा देता और चैप्टर क्लोज कर देता। बट द पॉइंट इज, आपको लॉजिकली बातें समझ कैसे आएंगी इन केस अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूं। एक केस स्टडी आज हम और करेंगे। वी विल बी डूइंग वन मोर क्वेश्चन एंड विद द हेल्प ऑफ दैट क्वेश्चन आई वांट टू फ्लो अ न्यू कंसेप्ट इन योर माइंड। तो आप पहले रजिस्टर ओपन करें, फिर मैं दूसरी बात स्टार्ट करूंगा बेटे। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लेक्चर 3 है मेरे बेटे। ये लेक्चर नंबर 3 है, ये लेक्चर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 21 है बेटे। लेक्चर नंबर 3 आई हैव डिलीवर्ड 2 लेक्चर्स इन कंसोलिडेटेड। ये थर्ड करने जा रहे हैं। मैं वैसे आपको बता दूं अप टू दिस डेट व्हाट द कंसेप्ट विच वी हैव कवर्ड, दैट इज इन द लास्ट केस स्टडी एंड टुडेज केस स्टडी। आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट देयर विल बी इन्वेस्टमेंट्स given to you in the books of parent company, but while preparing consolidated balance sheet you will not show investment as investment because investments are representative of controlling power. Instead of that controlling power, I will show assets because I have the control on the assets and the obligation to pay the liabilities. So I will not show that portly, I will not show that investment, I will not show that controlling power. Instead of that controlling power, I will show the assets which I am the owner of, and I will show the liabilities, the obligations which I have to pay. When I say I mean parent company, I mean H Limited, I mean holding company. तो बेटे आपको आने वाले लेक्चर्स में इस बात का ध्यान रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की रिप्लेसमेंट को कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। जैसे आपके घर में पुरानी वॉशिंग मशीनरी होती है, आप नई वॉशिंग मशीनरी ले लेते हैं तो आप रिप्लेस ही तो कर रहे हैं। पुरानी फेंक दी, नई ले ली। पुराना मोबाइल फोन फेंक दिया, नया ले लिया। यू आर रिप्लेसिंग इट। सिमिलरली यू आर रिप्लेसिंग हियर ऑल्सो, यू आर रिप्लेसिंग द ओल्ड विद न्यू. It means you are replacing investment with net assets because assets minus liabilities is equal to net assets. अपने तो शो करने ही हैं, अपने तो अपने ही होते हैं, बट आपको जो आज की डेट में आप पराया समझ रहे थे, आज वो भी आपके अपने बन गए. It means the assets which are in the S Limited and the liabilities which are in the S Limited now belongs to you. तो पहली बात मैंने आपके लिए लिखी है बेटे, कंट्रोलिंग पावर से क्या मिलेगा? कंट्रोलिंग पावर से हमें हक मिलेगा, साडा हक एथे रख. एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट कंट्रोलिंग पावर? इन द लास्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड यू दैट हाउ मेनी शेयर्स आर बीइंग हेल्ड बाय पेरेंट इन सब्सिडरी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन सब्सिडरी इन 200. ठीक है जी, ये बात भी हमने सीख ली थी लास्ट लेक्चर में. बेटे मैंने आज के लेक्चर में आपको बस एक एंट्री बतानी है और मैं केस स्टडी पे आ जाऊंगा सीधा. एंट्री क्या है? वो जो इन्वेस्टमेंट हैं, यू नो दोज इन्वेस्टमेंट विच आर अपेयरिंग इन द बुक्स ऑफ एच लिमिटेड, उसको काटा मार देंगे. बेटे उसका डेबिट बैलेंस आ रहा है और मैं काटा किसी को तभी मार सकता हूं जब उसका इफेक्ट मैं नलीफाई कर दूं. एंड आई कैन डू द नलीफाई इफेक्ट इफ आई क्रेडिट इट. अगर मैं उसको क्रेडिट कर दूं बिकॉज इट हैज अ डेबिट बैलेंस, अगर मैं उसको क्रेडिट कर दूं तो वो नलीफाई हो जाएगा. इसका मतलब इन्वेस्टमेंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा वाइल डूइंग रिप्लेसमेंट एंट्री. और उसकी जगह नए मेहमान आ रहे हैं, मैं नए मेहमानों को पकड़ रहा हूं. नए मेहमान मेरे घर आ गए, मैं उनका सादर आमंत्रण कर रहा हूं, आओ मेरे घर, आओ. नॉन करेंट एसेट तुम भी आओ, करंट एसेट तुम भी आओ, लाइबिलिटीज भी चोरी चुपके आ गई, हाँ तुम भी आ गई, आ जाओ. बिकॉज लाइबिलिटीज वी हैव टू पे एज ऑब्लिगेशन. अब बेटे मैं अपनी बुक्स में एसेट्स कैसे दिखाऊंगा जब तक मैं एसेट्स को डेबिट नहीं करूंगा? बिकॉज एसेट्स हैव द डेबिट बैलेंस एंड लाइबिलिटीज हैव द क्रेडिट बैलेंस.
तो मुझे एसेट्स को डेबिट करना पड़ेगा, वेदर इट इज ए नॉन करंट एसेट और अ करंट एसेट, एंड लायबिलिटीज आर टू बी क्रेडिटेड वेदर इट इज अ नॉन करंट लायबिलिटी और अ करंट लायबिलिटी। नेचर तो बेटा क्रेडिट होता है। तो मेरी एक जर्नल एंट्री बन गई, बड़ी सिंपल सी जो जर्नल एंट्री है, जिसका मैंने बोला इसका नाम है रिप्लेसमेंट जर्नल एंट्री। डेबिट नॉन करंट एसेट्स किसके? ऑफ एस। ये एंट्री किसकी बुक्स में हम पास कर रहे हैं बेटे? वी आर पासिंग दिस जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, in the books of parent company, in the books of investor company, because that company as per IFRS 10 is liable to prepare consolidated balance sheet. So that company is cancelling its own investments, and instead of investments they are showing assets and liabilities. तो बेटे डेबिट इन्वेस्टमेंट्स, डेबिट नॉन करंट एसेट्स इन एस लिमिटेड, डेबिट करंट एसेट्स इन एस लिमिटेड, क्रेडिट नॉन करंट लायबिलिटीज इन एस लिमिटेड, क्रेडिट करंट लायबिलिटीज इन एस लिमिटेड, क्रेडिट इन्वेस्टमेंट्स, क्रेडिट पोर्टली। आइए जी, इन बातों के साथ मैं चाहता हूं कि एक थर्ड पॉइंट लिख लें, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। पहले हम क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, बट लिखना आपने पहले है। कंसोलिडेशन कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ फुल कंसोलिडेशन एज वेल एज पार्शियल कंसोलिडेशन। IFRS 10 बेटा फुल कंसोलिडेशन की बात करता है। आज का ये जो लेक्चर है, मैं आपको इस लेक्चर के थ्रू ये बताना चाहता हूं दैट व्हाट इज द मीनिंग एंड व्हाट इज द रोल एंड व्हाई वी कैलकुलेट अ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होता ही क्या है, इसको निकालते ही क्यों है, क्या जरूरत पड़ी इसकी, इसका कई बार नाम माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्यों बोला गया, इसको शो कैसे करते हैं, सब देखेंगे बेटे। आज आप बस मेरे से पूछना मत, आज के लेक्चर की यही इंपॉर्टेंस है दैट आई विल बी टेलिंग यू व्हाई वी कैलकुलेट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, how we calculate non-controlling interest, and how it is disclosed in the consolidated balance sheets, SOFP, non-controlling interest। तीन बातें बताऊंगा, मेरे साथ बने रहना बेटा। Consolidation can be on the basis of full consolidation and partial consolidation। देखेंगे, पार्शियल में लिख दीजिए देयर इज नो इंसिडेंस ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अगर आप पार्शियल कंसोलिडेशन करते हैं तो उस केस में कोई भी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के निकालने की जरूरत होती ही नहीं है। बट अगर इफ यू आर फॉलोइंग एज पर IFRS 10 दैट इज फुल कंसोलिडेशन, यस देयर विल बी एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो बेटे फुल कंसोलिडेशन क्या है, कब करते हैं, सब बताने वाला हूं, आप बस लिख लीजिए, मैंने समझाया थोड़ी है बेटा। ये आओ आओ मेरे बेटे, मैं भूपेश आनंद। हाँ सर, हमें पता है, आप बताइए आगे क्या कहना चाह रहे हैं। बेटे मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि आप सब इतने अच्छे बच्चे हैं कि मैं क्या बताऊं, मैंने आपके लिए PPTs तक प्रिपेयर किए बेटे मैं क्या बताऊं क्या क्या नहीं बनाया आपके लिए। लिखना नहीं है, आप पहले देख लीजिए, जूस नोट्स बनाए, PPTs बनाई, मैंने लिखा यहाँ कंसोलिडेशन मीन्स replacement of investments with net assets of investee that is subsidiary company. If investments are shown as it is, अगर हम investments जो H लिमिटेड में आ रही हैं उनको वैसे ही दिखाएं जैसे आ रही हैं, then it is named as stand alone balance sheet, individual balance sheet, separate balance sheet, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है जी। While replacing investments, I have just told you that I will be replacing the investments. We will not add equity share capital because we are not adding fixed assets, rather only substituting investments to assets and liabilities। बेटे हम इन्वेस्टमेंट की जगह इन्वेस्टमेंट से जो मिल रहा है उसको दिखा रहे हैं, इसका मतलब उससे एसेट्स और लायबिलिटीज ही मिल रहे हैं। तो जस्ट वी विल ऐड एसेट्स एंड लायबिलिटीज, बाकी और कुछ भी जो सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट में है अदर देन एसेट्स एंड अदर देन लायबिलिटीज, जैसे इक्विटी, जैसे शेयर कैपिटल, जैसे शेयर प्रीमियम, जैसे रिटेन अर्निंग, हम कुछ भी नहीं ऐड करने वाले। एक्चुअली में हम कुछ ऐड कर भी नहीं रहे, वी आर जस्ट रिप्लेसिंग द पोर्टली द इन्वेस्टमेंट विद एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है जी। कंसोलिडेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, आप लिख चुके हैं, फुल कंसोलिडेशन
बेटे मैंने अब आज जो बताना है या नेक्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट होगा उसमें मैं बताऊंगा सपनों वाली बैलेंस शीट. This name I have given myself, that when I prepare a consolidated balance sheet, when I prepare a combined balance sheet, it can also be named as sapno wali balance sheet. Consolidated balance sheet means sapno wali balance sheet, that is controlled balance sheet because I am controlling that company. Control can be acquired in following ways, वो हम देख चुके हैं, क्राइटेरिया देख चुके हैं as per IFRS 10. अब आज के लेक्चर में मैंने ये भी नहीं बताना, ये भी नहीं बताना, ये भी नहीं बताना, ये भी नहीं बताना, मैंने तो कुछ और भी नहीं बताना. मैंने तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एंड व्हाई वी कैलकुलेट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. हम क्यों निकाल रहे हैं एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट. ठीक है जी, तो अभी हम देखेंगे कि क्यों निकाल रहे हैं एंड व्हाई हाउ वी कैन कैलकुलेट. बट आप सभी के सभी मेरे अपने ही तो हो, तो मैं चाहता हूं कि आप एक क्वेश्चन को लिखो. बेटे जूस नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं, आई विल बी शोइंग यू जूस नोट्स. अभी मैंने कुछ भी डिस्कस नहीं किया, लास्ट लेक्चर में भी कुछ नहीं किया. बेटे बड़ा हार्ड वर्क किया है कि आपको ज़्यादा बातें समझ आए. मैं अभी इस समय अपने जूस नोट्स अपने केस स्टडी में हूँ. मैं चाहता हूँ बेटे ये क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने ऊपर लिखा है, and in the last lecture we have discussed question number 1, बेसिक कंसेप्ट का हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था. आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 आई वांट टू फ्लो अ न्यू कंसेप्ट इन योर माइंड. तो एक बार आप पढ़ते पढ़ते आप लिख भी दे, ज़्यादा अच्छा रहेगा. इसलिए मैं आराम से पढ़ रहा हूँ. हम इसी क्वेश्चन को करेंगे और ये एक लेक्चर खत्म हो जाएगा. बट विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन आज आपके माइंड में एक छाप पड़ जाएगी बेटे. आइए लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी. द बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड एज ऑन 31st March 2012. इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर कैपिटल 6 lakhs and 2 lakhs. बेटा सेम क्वेश्चन है जो पहला था, बस मैंने हल्का सा चेंज कर दिया है. अगेन 6 lakhs 2 lakhs 100 रुपीज का शेयर है, 2000 शेयर्स हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस 80,000 एंड नील. एंड देन एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स बेटे 6,05,000. अच्छा ट्रेड पेबल्स हैं, करंट लायबिलिटीज ट्रेड पेबल्स 75,000 एंड 48,000. non-current asset में we have shown PPE. This is plant property equipment. This is plant property equipment. आपको पता ही है, कोई बात ही नहीं. बेटे लास्ट क्वेश्चन जो किया था ना हमने फर्स्ट, सेम है, बैलेंस शीट सेम है. बिकॉज आपको बार बार प्रिपेयर करनी पड़ती है, इसलिए मैंने कहा चलो बैलेंस शीट सेम है. मैंने लेकिन इसमें एक चेंज कर दिया बेटे. पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा था कि URH लिमिटेड इज होल्डिंग 2,000 शेयर्स इन एस लिमिटेड. But in this question number 2, in case study number 2, मैंने कहा you are holding 1,500 shares in S Limited. 2,000 नहीं, 1,500. लेकिन टोटल शेयर्स एस लिमिटेड के 2,000 है, बट आप 2,000 होल्ड नहीं कर रहे. बेटे लास्ट क्वेश्चन जो था, जो मैंने सेकंड लेक्चर में पहली केस स्टडी कराई, क्वेश्चन फर्स्ट कराया, दैट इज होली subsidiary. इसका मतलब when you are owning 100% shares of a company, another company, it means you are the full owner, whole owner आप ही हैं. But sometimes I have just told you that we can either buy more than 50% also, let it be 51%, I can still become a parent company, I can be really named as a parent company. तो अगर आपने 51% लिए या 100 से कम लिए और 51 से आगे लिए या 51 ही लिए, then also you can become a parent company and then also IFRS 10 will be applicable and then also you have to prepare consolidated balance sheet. तो बेटे उन केसेस में मैंने जान के आज आपके सामने ये फ्लो किया. बेटे 1,50,000 की पोटली ली मैंने, ये देखो मैंने 1,50,000 की पोटली ली. इस पोटली की वजह से एक तो मुझे ये वाले एसेट्स मिल जाएंगे और एक ये लायबिलिटीज मिल जाएंगी. बिकॉज आई विल नॉट शो पोटली, मैं पोटली को खोल के दिखाऊंगा. बिकॉज आई विल नॉट शो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. कंट्रोलिंग से क्या पता चलेगा एक कॉमन मैन को? हाउ आई कैन से दैट दिस इज अ वेरी ट्रांसपेरेंट व्यू और दिस इज गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू unless and until I explain each and everything, you know. So मैंने इसमें क्या करना है, नीचे लिखा हुआ प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है 31 मार्च 2012. मैं क्या बताऊं दोस्त, इतना इजी है कि मैं आपको बता नहीं सकता. बट एक बात छोटी सी मैंने बोलनी है.
आइए लिखते हैं, थोड़ा सा साथ साथ इसके चलेंगे बेटे। अब मैं बार बार इस क्वेश्चन में नहीं आऊँगा, मैंने अपनी ना हार्ड कॉपी अपने सामने रख दी, जिस दूसरे कोर्स में मैं कराता हूँ तो मैंने हार्ड कॉपी सामने रख दी है। उम्मीद है कि आपने इसको लिख लिया होगा बेटे। एक चेंज है 1500 शेयर्स 1.5 लाख। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में क्या था जो मैंने आपको कराया था, 2000 शेयर्स। ये देख लीजिए, मैं रब कर देता हूँ तो थोड़ा सा आपको शायद अच्छा लगे। ये देखिए जो हमने लास्ट क्लास में किया था, फर्स्ट क्लास में मतलब लेक्चर 2 में पहला क्वेश्चन किया था ना, ये लो मैं रब ही कर रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको कि मैंने क्या बोला था। ठीक है जी, ये देखो कंपेयर करते हैं ना बेटा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। पहला क्वेश्चन जो किया हमने उसमें मैंने आपके सामने एक बात रखी थी, क्या रखी थी बेटा, कि 2000 शेयर्स है और 2 लाख के हैं और टोटल थे भी 2000, तो 100% होल्डिंग थी। इसका मतलब मेरे पास 100% एसेट्स और 100% लाइबिलिटीज का हक है और ऑब्लिगेशन है, और मैंने 2 लाख ऐड किए थे और 48,000 ऐड किए थे। बट अब क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखो, जो अभी मैं करा रहा हूं बेटे, उसमें आपके पास एसेट्स, आपके पास जो शेयर्स हैं वो 1500 हैं, टोटल शेयर्स अभी भी 2000 ही हैं। बट इसका मतलब आपके पास ये जो 1500 शेयर्स हैं, अगर आप होल्डिंग देखो इसकी, तो बेटे 1500 अपॉन 2000 इंटू 100, दैट कम्स टू 75%. It means now in this case study you are holding 75%. It means you have the control of 75% of assets and 75% of liabilities. It means आज ये 2,48,000 के का 75% आपके पास होगा, आप उसके हक हैं, आपके पास आप उसके मालिक हैं, और 2,48,000 का 75% यू हैव द ऑब्लिगेशन। मैं एक बार कैलकुलेटर ले आता हूं बेटा, तब तक आप नोट कर लीजिए, अगर नहीं किया तो 1 सेकंड में आ रहा हूं। आ गया बेटा, ये ले आया बेटा कैलकुलेटर भी, आप भी अपना कैलकुलेटर निकाल लीजिए। आइए हम साथ साथ चलेंगे बेटे। अब हम डाल हाथों में हाथ, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। तो आइए बेटे हम लिख दें, 1-2 बातें लिख दें बेटे। ऊपर हेडिंग लिखिए वर्किंग नोट्स। ए, एच लिमिटेड इज होल्डिंग 75% controlling power in S Limited। कैसे आया बेटे, इसका फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ शेयर्स इन्वेस्टेड बाय पेरेंट in subsidiary divided by total number of shares in S Limited। आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं है, हमें आराम से चलना है। 1500 भाग में 2000 इंटू में 100 इज इक्वल टू में 75%। मैं आ गया जी नोट नंबर 2 की तरफ। मैं लिख रहा हूं एज पर IFRS 10 H Limited will be named as a parent company and S Limited will be named as a subsidiary company, because if first criteria is being met, that is 50%, more than 50%, then I will assume that criteria 2 and criteria 3 दोनों अपने आप ऑटोमेटिकली मेट हो गए। वर्किंग नोट नंबर 3,
एज पर IFRS 10 लिखना है बेटा, थोड़ा सा ना समझ आएगा आपको। नाउ इट इज regulatory requirement, it is regulatory requirement, it is regulatory requirement to prepare, it is regulatory requirement to prepare consolidated SOFP by पेरेंट कंपनी। बेटे पेरेंट कंपनी को बनानी होती है, एच लिमिटेड को यहां पर बनानी है क्या बनानी है? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अच्छा, कहते हैं बेटे जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी हो तो आप उसके पहले फॉर्मेट्स ड्रॉ कर लें। मैंने क्या किया, आपकी क्लास लेने से पहले ही ना बेटे फॉर्मेट्स ड्रॉ कर दी और एटलीस्ट हेडिंग लिख दी मैंने। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 मिनट में काम हो जाना है, 5 मिनट हमारे टोटल लगेंगे इस पूरे लेक्चर में। अब जो रह गया है, आप बस कंसोलिडेटेड स्टैंडर्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 मार्च 2012 बेटे जल्दी से आप बना लीजिए, सो दैट हम आगे चलें जल्दी से। बेटे प्लीज सब बच्चे लाइंस ड्रॉ करें, मैं टाइम दे रहा हूं। ठीक है जी, आप सब बनाइए। मैं बस एक बात ये कहना चाहता हूं आप सभी को। सर क्या कहना चाहते हैं? वर्किंग नोट नंबर 3 तक हम सब लिख चुके हैं। मैं आ गया सर, आई एम इनटू वर्किंग नोट नंबर 4। आई एम इनटू वर्किंग नोट नंबर 4। while preparing consolidated, that is combined SOFP, we are just, हम कुछ नहीं कर रहे, बस एक ही चीज कर रहे हैं, we are just replacing investments in 1500 shares by H Limited in S Limited for rupees 1,50,000, जो 1,50,000 रुपए की हैं, हम बस उनको रिप्लेस कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। तो देखिए जी, मैं एंट्री आपके सामने पास करूंगा, लेकिन पहले हम बात को समझ लेंगे फिर हम चलेंगे। देखो जी, ये बेटे 1,50,000 रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट परचेज की, आपके पास इन्वेस्टमेंट्स है 1,50,000। 1500 शेयर्स हैं बेटे, 75% की वोटिंग पावर है आपके पास, जो आपने 1,50,000 में खरीदी है। अब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो आप अपनी पोर्टली को खोलेंगे, और जब आप खोलेंगे तो इसमें से एसेट्स और लायबिलिटीज निकलेंगी, और एसेट्स भी दो तरह के निकलेंगे, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। लायबिलिटीज भी दो टाइप्स की होंगी बेटा, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। तो मैं आज से इन्वेस्टमेंट को अब नहीं दिखाऊंगा। Instead of that, I will be showing non-current assets and current assets and non-current liabilities and current liabilities। आराम से बेटे, मेरे पास क्वेश्चन बुक में है, आपने नोट कर लिया है, इसलिए मैं सीधा ही क्वेश्चन में आ रहा हूं। आप मुझे एक बात बता दीजिए, नॉन करंट एसेट, मुझे लगता है नॉन करंट एसेट तो है ही नहीं बेटा। नॉन करंट एसेट है 2,48,000 की, लेकिन ये तो 100% है ना, मेरे पास तो वोटिंग पावर इनकी 75% है ना बेटे, तो मैंने 75% कर दिया, ये आ गया जी 1,86,000। इट मीन्स मैं मीन्स एच लिमिटेड के नॉन करंट एसेट्स हैं 6,05,000। आप क्वेश्चन देखते रहे साथ साथ, प्लस
मैं अपनी बैलेंस शीट में 1,86,000 टोटल कर दूंगा बिकॉज आई हैव 75% कंट्रोलिंग पावर इन एस लिमिटेड एंड एस लिमिटेड हैज टोटल एसेट्स एज 2,48,000. सो आई हैव कैलकुलेटेड 75% ऑफ 2,48,000 एंड दैट इज 1,86,000. तो मैं जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट अभी बनाऊंगा तो आप समझ लीजिए मैं नॉन करंट एसेट दिखाने वाला हूं 7,91,000. करंट एसेट है ही नहीं बेटा, तो जितने करंट एसेट उसके होंगे हम उतने ही लिख देंगे. करंट एसेट तो किसी की भी नहीं है, मैंने छोड़ दिया. ठीक है जी. इसके बाद हम आगे नॉन करंट लायबिलिटीज में. मैं अब आ रहा हूं सर नॉन करंट लायबिलिटीज नहीं है. ठीक है सर, करंट लायबिलिटीज आ गए. करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल है 75,000. तो बेटा 48,000 की करंट लायबिलिटीज हैं एस लिमिटेड की. इसका मतलब मेरी देनदारी है 48,000 की, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट को अब खोल के दिखा रहा हूं, मैं छुपा के नहीं दिखा रहा. तो मुझे 48,000 के पैसे देने पड़ेंगे. बट रुकिए, you are not owning 100%, you are only owning 75%. It means I am the actual obligation, I have the actual obligation of 75% of 48,000. That comes to, that comes to 36,000. So it means I have to pay 36,000 as a obligation of liabilities of S Limited. and मेरे पास अपने H Limited के पास अपनी लाइबिलिटीज हैं 75,000 की. करंट लाइबिलिटीज मतलब ट्रेड पेबल्स. ठीक है जी. प्लस 36,000 मैं ये ऐड कर दूंगा. इट मींस लाइबिलिटीज जो मैंने एस लिमिटेड से ली उसको ऐड कर दूंगा बेटे. 75,000 प्लस 36,000 कम्स टू 1,11,000. आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं. अभी मैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आपके सामने बनाने वाला हूं. मैं और कुछ नहीं करूंगा, एच लिमिटेड की बैलेंस शीट ही लिखनी है. मैं एच लिमिटेड की आइटम्स ही लिखूंगा. बस एच लिमिटेड में जब मैं इन्वेस्टमेंट्स में पहुंचूंगा तो मैं इन्वेस्टमेंट को शो नहीं करूंगा. इन्वेस्टमेंट से जो मुझे मिला, उस पोटली में जो भी कुछ मिला, जैसे दादी माँ की पोटली, उस पोटली में बहुत कुछ होता है, उसमें से जो भी कुछ मिला, जो मिला निकालूंगा और उसकी जो जगह होगी वहां पर ऐड कर दूंगा. बस और कुछ नहीं कर रहे बेटे. आओ आओ बेटे, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने आ गया. आइए बेटे, आप अपने सामने बैलेंस शीट रख दीजिए नॉन करंट एसेट्स एच लिमिटेड के. बेटे नॉन करंट एसेट्स एच लिमिटेड के अभी अभी मैंने निकाले थे बेटा 6,05,000 प्लस 75% ऑफ 2,48,000 इज इक्वल टू 1,86,000. अभी शो किया था 6 और 5 11 प्लस 6,05,000. बेटे ये आ गया 7,91,000. ये अभी निकाला था ना बेटे. तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पोटली को नहीं दिखाऊंगा और पोटली में से जो मिला वो मैं ऐड कर दूंगा. मैं इस समय क्या कर रहा हूं, अपने सामने मैंने बैलेंस शीट रखी हुई है बेटे. देखो ये जो क्वेश्चन आपने लिखा वही तो क्वेश्चन है. मैंने अपने सामने बैलेंस शीट रखी है और बैलेंस शीट मुझे खुद बता रही है कि अब क्या करना है. एसेट साइड से स्टार्ट किया, नॉन करंट एसेट लिखा, करंट एसेट में आ गया. है ही नहीं बेटे. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं. बताओ बेटे लिखनी चाहिए या नहीं लिखनी चाहिए. 1,50,000 की लिखूं या नहीं लिखूं. बेटे काट दो. नाउ देन व्हाट इज द यूज ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इफ अगेन वी राइट डाउन 1,50,000. बेटे 1,50,000 को हटाने के लिए ही तो इतनी मेहनत कर रहे हैं. ठीक है जी. मैंने अपने सामने बैलेंस शीट रखी हुई है. मैं आ गया इक्विटी के ऊपर. बेटे इक्विटी में शेयर कैपिटल हम लिख रहे हैं, बाकी तो और कुछ भी नहीं. जितनी भी शेयर कैपिटल है 2 लाख तो बेटे शेयर कैपिटल एस लिमिटेड की है. मैं दोनों चीजें थोड़ी ऐड कर रहा हूं, मैं तो खाली इन्वेस्टमेंट को रिप्लेस कर रहा हूं. तो मैं तो खाली एच लिमिटेड का लिखता रहूंगा. प्रॉफिट एंड लॉस. तो बेटा ये इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये प्रॉफिट एंड लॉस है. बेटे प्रॉफिट एंड लॉस 80,000 है. नॉन करंट लायबिलिटीज है ही नहीं, करंट लायबिलिटीज में पहुंच गए. आप बताइए ट्रेड पेबल आपको गिवन है एच लिमिटेड का ट्रेड पेबल है, एच लिमिटेड का ट्रेड पेबल है 75 प्लस 75% ऑफ 48,000. आराम से बेटे
मैंने अभी किया था, फिर जान के कर रहा हूँ कि आपको समझ आए। इंटू 75% इज इक्वल टू 36। बेटे मैंने 36,000 लिख दिया, 6 और 5 11 प्लस 1,11,000 आ गया बेटा। मैंने कहा ना मुश्किल है ही नहीं। मेरे पास लास्ट क्वेश्चन में था कि 100% वोटिंग पावर है, तो मैं एसेट 100% ऐड कर रहा था, लाइबिलिटीज 100% ऐड कर रहा था। In this question, I am the only owner of 75%. So that's why when I have opened that portly, I have added 75% of assets and 75% of liabilities because I have the right of 75% only. खत्म हो गया बेटे। टोटल कर दो बेटे, देखो 7,91,000 आ गया एसेट साइड का टोटल। और यहां पर आ जाओ, 1,11,000 ऐड करते हैं बेटा, 6 लाख प्लस 80,000 प्लस 1,11,000 बेटा 7,91,000 आ गया। ये देख लो, कर लो आप। दोनों साइड्स बिल्कुल इक्वल हैं। मैं घर जा रहा हूं, लेकिन घर जाने से पहले पीछे से आवाज आई। मैंने कहा कौन? IFRS 10 ने मुझे आवाज मारी। मैंने कहा है IFRS, क्या बात हो गई? वो कहने लगी कि जो आपने ये बैलेंस शीट बनाई है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ पार्शियल कंसोलिडेशन। मैंने कहा क्या मतलब? IFRS 10 मुझे ये कहने लगी कि या तो आप किसी से प्यार करते हो और या प्यार नहीं करते। ऐसा नहीं है कि आप 70% प्यार करते हैं, 75% प्यार करेंगे, आप कहेंगे जी 25% में प्यार नहीं करता। नहीं, या तो आपके पास उसकी पूरी ओनरशिप होगी, या तो आपके पास उसका पूरा वो होगा, या नहीं होगा, आधा अधूरा नहीं। तो मैंने कहा IFRS 10 एक बार दोबारा तो बता क्या कहना चाहती है। तो IFRS 10 ने मुझे वही वाला नोट दिखा दिया जो मैंने अभी अभी आपको बताया था। IFRS 10 मुझे ये कहने लगी दैट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्शियल कंसोलिडेशन एज वेल एज फुल कंसोलिडेशन। मैंने जो अभी अभी किया वो बेटे पार्शियल कंसोलिडेशन किया, 75% जितनी होल्डिंग थी उतने पे किया। एक बच्चा कहने लगा लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर 2 में ऐसा प्रॉब्लम क्यों नहीं आई? बेटे इन क्वेश्चन नंबर 1, इन लेक्चर नंबर 2, H Limited was holding 2,000 shares and S Limited has 2,000 shares. It means there is a 100% voting power in last question. बेटे उसको मैंने बोला wholly subsidiary. But in this question, it is a case of partial subsidiary. It means when H Limited is not holding 100%, less than 100%, let it be 99.99. I will say it is a partially subsidiary company. But the point is whether it is a fully owned subsidiary or whether it is a partial owned subsidiary, IFRS 10 ये कहती है कि आपको full consolidation method follow करना है। It means जो बैलेंस शीट मैंने अभी बनाई है मैथमेटिकली तो ठीक है, बट IFRS 10 के हिसाब से ठीक नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फुल कंसोलिडेशन। तो मैंने कहा फिर कैसे करना चाहिए? वो कहता है देखो, जब आप फुल कंसोलिडेशन को कर रहे हो तो आप एसेट्स को, पूरे एसेट्स को ऐड करो। नो डाउट यू डोंट हैव द ओनरशिप ऑफ 25%। तो मैंने कहा क्या मतलब? बेटे ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये कहने लगा कि भाई आपके पास ये 1,86,000 नहीं ऐड करना, आप अभी दोबारा से देखो। मैंने कहा अच्छा बताओ कैसे देखना है? तो बेटे ये देखो जरा, मैं दोबारा से आपके लिए रब कर दिया मैंने पुरानी चीजें, अब मैं शो कर रहा हूं। वो कहता है ये 2,48,000 है ना, आप इसमें तो 2,48,000 ही ऐड कर दो। मैंने कहा मगर आई एम नॉट ओनर ऑफ द 2,48,000 बिकॉज आई एम ओनली ओनिंग 75%। वो कहता है एक सेकंड रुको तो सही। फिर सेकंड पॉइंट वो कहने लगा कि जो आपके पास लाइबिलिटीज हैं वो भी पूरी ऐड कर दो। मैंने कहा स्टिल व्हाई आई विल ऐड फुल, बिकॉज आई एम नॉट द ओनर ऑफ फुल। वो कहता रुक तो सही यार, आप बताओ पहले इसको फिगर को कैलकुलेट करो जी। 6,05,000 प्लस 2,48,000, ये फिगर आ गई जी 8,53,000 आराम से बेटे। और ये फिगर आ गई 75 प्लस 48,000, ये आ गया बेटे 1,23,000।
इट मीन्स जब आप फुल कंसोलिडेशन बनाएंगे तो आप लायबिलिटीज को 1,23,000 शो करेंगे और एसेट्स को 8,53,000 शो करेंगे। बट मुझे लगा यार कुछ गलत हो रहा है। वो कहता है देख भाई, जब तू इसको बनाएगा तो इसमें 25% का तू ओनर नहीं है और इसमें भी 25% का तू ओनर नहीं है, तो जिसका ओनर नहीं है उसका नाम डाल नॉन कंट्रोलिंग interest, because you are not controlling 100% of the assets. I agree, but while preparing consolidated balance sheet you will add 100% of assets and 100% of liabilities, and you will also show non controlling interest. इसका मतलब जितने assets तूने ज्यादा ऐड किए हैं और जितनी liabilities तूने ज्यादा ऐड किए हैं उनको शो कर। मैंने कहा अच्छा कैसे? वो कहते हैं इसका 25% निकाल। मैंने कहा ठीक है, 2,48,000 का मैंने 25% निकाला, ये आ गया बेटे 62,000। और 48,000 का भी मैंने 25% निकाला, ये आ गया बेटे 12,000। चेक कर लीजिए, इसका 75% और इसका 25% और इसका भी 25%, जिसका H Limited is not the owner. H Limited is not the owner of 100%. H Limited is only owning 75%. It means H Limited is not owning 25%. It means 25% is not being controlled by H Limited. But because as per IFRS 10 I am preparing as per full consolidation, तो जो मैंने 25% एसेट्स ज़्यादा ऐड कर दिए हैं और 25% लायबिलिटीज ऐड कर दी हैं, इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो 62,000 माइनस 12,000 दैट कम्स टू 50,000 के आपने नेट एसेट्स ज़्यादा ऐड कर दिए हैं। दैट विल बी नेम्ड एज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अभी देखना हम कैसे शो करेंगे, ठीक है। आइए, मैं आ गया जी भूपेश आनंद आपके सामने, दोबारा से आ गया। मैंने कहा जी नॉन करंट एसेट्स में मैं लिख रहा हूं एच लिमिटेड के 6,05,000, एस लिमिटेड के 2,48,000, पूरा ही दिखा रहा हूं। आई विल शो फुल इवन इफ आई एम नॉट ओनिंग 100%, बट स्टिल 6,05,000 plus 2,48,000, that comes to 8,53,000. So my assets, non-current assets will be 8,53,000. I will not be showing investments. मैं यहाँ पर भी चाहे फुल कंसोलिडेशन हो या पार्शियल कंसोलिडेशन हो, इन्वेस्टमेंट तो शो करनी ही नहीं है बेटे। इन्वेस्टमेंट की पोर्टली को तो खोल के एसेट्स और लायबिलिटीज आ रहे हैं। मैं आ गया जी इक्विटी में। इक्विटी तो मुझे पता ही है बेटा, मैंने फॉर्मेट बनाया तो मेरे को पता ही है 6 लाख आएगा, बिकॉज एच लिमिटेड की इक्विटी लिखते हैं हम, तो बाकी तो कुछ लिखते भी नहीं, चाहे पार्शियल हो चाहे फुल हो। नॉन करंट लायबिलिटीज है नहीं। ट्रेड करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल है, और ट्रेड पेबल एच का भी लिखेंगे, एस का भी लिखेंगे। एस का तो पूरा 48,000 लिखेंगे, और इसका है बेटे 75,000। टोटल कर दीजिए, 75,000 प्लस 48,000, ये आ गया बेटे 1,23,000। अब अगर आप बैलेंस शीट मिलाते हो तो बैलेंस शीट बेटा टैली नहीं करेगी। देखो 853 आ रहा है यहां पर, अगर आप बैलेंस शीट अभी मिलाते हो तो 8,53,000 आ रहा है, और यहां पर देखिए 6 लाख, यहां आ रहा है बेटा 7,23,000। देखिए बैलेंस शीट टैली नहीं कर रही। कौन सा बच्चा मुझे बताएगा दैट व्हाई बैलेंस शीट इज नॉट टैलिंग? बिकॉज आई एम नॉट द ओनर ऑफ 100% एसेट्स or 100% liabilities, but I have added 100% assets and 100% liabilities because of IFRS 10. So I have to show a non-controlling interest. देखो 50,000 का डिफरेंस आ रहा होगा बेटे, 1,73,000, 7,23,000 में 50,000 ऐड कर दो। ये आ गया जी 7 लाख, इसको टोटल करो बेटा, ठीक तरह देखिए 6 लाख इक्विटी। अच्छा मैंने अभी वो नहीं दिखाया बेटे, रिजर्व्स एंड सरप्लस रह गया 80,000। ये इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस है 80,000। तो एक बार आप चेक करिए, 6 लाख प्लस 80 प्लस 120, बेटा डिफरेंस अभी जो आएगा ना 50,000 का आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ 123 प्लस 80 प्लस 6 लाख, ये आ रहा है जी 8,03,000। देखिए 8,53,000 आना चाहिए। नाउ बिकॉज इट इज कमिंग बिलो,
क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने वो जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है उसको दिखाना है, एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हम इक्विटी का पार्ट में शो करेंगे। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 50। बेटा ये जो क्वेश्चन मैंने अभी लिया इसके पीछे एक ही लॉजिक था, आपके थॉट प्रोसेस में ये बात डालना कि व्हाई वी कैलकुलेट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, हाउ वी कैलकुलेट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, and where we disclose non-controlling interest. Non-controlling interest is a part of equity. You're getting my point? And what is the meaning of full consolidation? अब आप टोटल कर लीजिए बेटे, 853 आ रहा है। तो आपको अब करना क्या है? एक बच्चा पूछने लगा, बेटे आपको अपने एग्जामिनेशन में ऑलवेज जो भी इलस्ट्रेशंस मैं आप करूंगा कैप्लॉन बीबीपी की, आई विल बी फॉलोइंग फुल कंसोलिडेशन, एंड इफ that H limited parent company is not holding 100%, I will be calculating non-controlling interest and I will be showing it below equity. अभी मैंने प्रोसेस नहीं बताया बेटे, नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन करते करते ही आपको लॉजिकली हर चीज समझ जब आ जाएगी ना, और जब आप कहेंगे ना प्रोसेस की जरूरत ही नहीं है, तब मैं सारे स्टेप्स बता दूंगा। बेटे पहले क्यों स्टेप्स बताऊं? आप पहले कार सीखते हैं तो कार में बैठ जाइए ना यार, कितनी बुक्स पढ़ेंगे तब भी कार नहीं आएगी जब तक आप चलाएंगे नहीं खुद। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सो द पॉइंट इज यू शुड बिफोर अटेंडिंग लेक्चर नंबर 4, बिकॉज लेक्चर नंबर 4 में हम कुछ और डीपर चले जाएंगे, सो यू शुड अटेंड अगेन lecture 1, lecture 2, lecture 3. These are very basic and important lectures. Be happy, be jolly, be cheerful.